आज बात करेंगे वेलनेस की और ख़ास तौर पे आपकी इमोशनल वेलबींग की। इसी हवाले से मैंने भी एक वेलनेस मीटअप रखा था एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू सी सो मेनी पीपल प्रायोरिटाइजिंग देयर इमोशनल हेल्थ एंड देयर वेलबींग। ख़ास तौर पे अगर बात की जाए इस साल की थीम की तो इट इज़ ऑल अबाउट ब्रिंगिंग द सेम कॉन्वर्जेसन एंड द बैलेंसिंग एक्ट टू योर वर्क प्लेसेस। कई दफ़ा हम एम्बिशन को और बिजीनेस को इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं कि जो लोग ज़िंदगी में एक अच्छी स्पीड से आगे बढ़ रहे हों, बहुत ज़्यादा अपने स्केड्यूल को पैक ना करें, तो हम उनको लिटरली ये ताना दे रहे होते हैं कि वो वक्त ज़ाया कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप बहुत ज़्यादा डीप एंड में डाइव कर जाएं और हर वक्त को किसी ना किसी तरह से प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करें, रेस्ट ना करें, उसके अंदर फ़न एंड यू डोंट मेक टाइम फॉर योर रिलेशनशिप्स, यू डोंट मेक टाइम फॉर योर फैमिली एट्सेट्रा, ये तमाम चीज़ें यकीनन आपको आगे जाकर एक इम्बैलेंस क्रिएट करती हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कल मैं कॉन्वर्जेसन सुन रही थी और उसमें कहा गया कि अगर आप रुपए पैसे की भी बात करें, हम अक्सर समझते हैं कि पैसे की कमी या अपनी हमारे पास अगर परचेजिंग पावर नहीं है, हमारा पॉकेट साइज़ छोटा है, तो ये चीज़ें हमारे लिए स्ट्रेस कॉज करती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस तरह बाकी चीज़ों के डिमिनिशिंग रिटर्न्स होते हैं, एक सर्टन पॉइंट के बाद पैसा भी आपको कंटेंटमेंट, खुशी और इत्मीनान नहीं दे सकता। वो पॉइंट आपकी बेसिक फ़िज़िकल नीड्स को कवर करने के बाद थोड़ा सा जो कंफर्ट लेवल वाला होता है, उसके बियॉन्ड इवन अर्निंग मनी या ज़्यादा पैसे कमाना अपने आप में आपके लिए एक स्ट्रेस लेके आता है। फिर आप उसको कैसे बचाएं, कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे उसकी देखभाल करें, ऑल ऑफ दिस एंड द प्राइस यू पे फॉर इट, यानी जो भी प्रोजेक्ट आप एक्सेप्ट करते हैं उसकी कोई ना कोई कीमत होती है जो आपने अदा करनी है। सो लेट्स ट्राई एंड लर्न एंड टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। आज के पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। आज मेरे साथ है जी एक ज़बरदस्त पैनल। माई वेरी डियर फ्रेंड मेहर फातिमा इज़ वंस अगेन जॉइंड अस ऑन द पैनल। शी इज़ एन NLP मास्टर कोच एंड specifically coaches and counsels people relating to issues pertaining to their relationships. Thank you so much Meher for being here. आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं दानियाल हुसैन शेख, who's an educationist and also an entrepreneurial expert. तो मुख्तलिफ स्टार्टअप फाउंडर्स को भी ये गाइड करते हैं and it's very important because everybody needs a coach or a mentor to sort of understand and navigate through these stresses. Last but definitely not the least, we have another psychologist in the house. She is Dr. Asma Naveed. बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी आने का। आप ख़ास तौर पे स्पेशल नीड्स कंसल्टेंट हैं, फिलांथ्रोपिस्ट हैं, तो आई एम श्योर दीज आर वेरियस लाइफ इश्यूज़ जिसमें हैंड होल्डिंग की और गाइडेंस की ज़रूरत होती है। सबसे पहले अगर मेहर आपसे आगाज़ करूँ, मेंटल वेलनेस, वेलबीइंग, आई मीन इट्स ऑल इन द वोग, पर एट द सेम टाइम ये इतना वाइड सब्जेक्ट है कि ऐसा लगता है कि हर आउटसाइड इन्फ्लुएंस, चाहे वो हमारे लव वंस हो, हमारा काम हो, all of them are stress causing. So how can one maintain that balance and how does one prioritize? So thank you so much for a fantastic question. I think सबसे पहले तो ये कि how does one maintain a balance? I think balance तो एक word है जिसको अभी हमें अपनी डिक्शनरी और vocabulary से निकाल देना चाहिए. How is it possible to maintain a balance is impossible when the stakes are so high. Yes. So for example अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप working mother हैं और आपके पास घर में बच्चे भी हैं और आपको घर भी देखना है, स्पेशली हमारे एशियन कल्चर्स में आपको एक अच्छी लड़की भी, बेटी भी बनना है, बहू भी बनना है, माँ भी बनना है, सो आपकी ड्यूटी, घर भी देखना है, तो आपकी ड्यूटीज़ इस तरीके से डिफाइंड है कि आप बैलेंस का लफ्ज़ तो बिल्कुल ही हटा दें उसमें से. सो वंस व्हेन वी आर ट्राइंग टू स्ट्राइव एंड सर्च एंड लुक फॉर बैलेंस, वी आर कंसिस्टेंटली फेलिंग. So it goes into a loop of failure and trying to reach a balance. Yes. How about looking at it in a different way? कि मैं अपनी प्रायोरिटीज़ को इकोलॉजिकली कैसे किस तरीके से उनको प्रायोरिटाइज़ कर सकती हूँ इकोलॉजिकल वे में. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इतने घंटे अपने बच्चों को दे सकती हूँ, इतने घंटे मैं अपने काम को दे सकती हूँ, इतना वक्त मैं अपने घर में माँ बाप को, in our culture it's in-laws as well, it's siblings as well, it's a lot of balancing act, you know, juggling away. बिल्कुल सही कह रही हैं. यूजली जब हम इन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जो मिसालें, जो एनालॉजीज़ हमारे जहन में आती हैं, वी डू सीम अ लिटिल फोकस्ड, अ लिटिल मोर फोकस्ड ऑन विमेन. तो दानियाल, ये सवाल आपके पास लेके आना चाहूँगी. आज वही दिन के 24 घंटे हैं, वही स्ट्रेसेस हैं, मल्टीटास्किंग एंड द एक्सपेक्टेशंस एवरीवेयर. डू मेन हैव इट ईजी और डू यू फील, आप अपनी प्रैक्टिस में क्या देख रहे हैं कि क्या मेन आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू क्रिएट दैट बैलेंस? सबसे पहले सिद्रा, आई विल बी रियली थैंकफुल टू यू टू इनवाइटिंग अस फॉर दिस वंडरफुल शो एंड वंडरफुल टॉक.
बिल्कुल ऐसा ही है कि मेन आर स्ट्रगलिंग अ लॉट एज इक्वली एज वेमेन। प्रॉब्लम ये है कि अभी एक रिसेंट रिसर्च की स्टडी भी इसके ऊपर आई थी कि एक टर्म है मैस्कुलिनिटी। अब मैस्कुलिनिटी का एक नेगेटिव स्टिग्मा हमारी सोसाइटी के अंदर डेवलप हो गया है। स्टिग्मा ये है एक्चुअली कि इफ़ यू आर अ मैन एंड इफ़ यू आर रेफरिंग टू मैस्कुलिनिटी यू कैन नॉट शेयर योर प्रॉब्लम्स बिकॉज दैट मेक्स यू वीक, that makes you vulnerable. So I believe that this is a very big problem that needs to be addressed and addressed as quickly as possible. यानी एक एडेड वैमी ये है कि अगर मर्द किसी मुश्किल से गुजर भी रहा है या उसके लिए इन सारी चीज़ों को बैलेंस करना मुश्किल है, वो इसका इजहार भी नहीं कर सकता क्योंकि इजहार करेगा तो उसको कमज़ोर समझा जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे ये बताएं, ये सवाल अगर अस्मा के पास लेके जाऊं कि अब दोनों जेंडर्स व्हेन दे आर फीलिंग सो बर्डन्ड, इनकी आपस के रवाबित, इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस, रिलेशनशिप्स इस स्ट्रेस की वजह से कैसे इफ़ेक्ट हो रहे हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अमूमी तौर पे अगर आप बात करें अस्मा, तो हर एक को लगता है कि दी अदर हैज़ इट ईजी। ख़वातीन को लगता है कि मर्दों के लिए आसान है, मर्दों को लगता है ये तो पूरा दिन घर में होती है, इसको क्या पता। तो दोनों एक दूसरे को समझते हैं दी अदर पर्सन हैज़ इट ईजी। जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सिद्रा शो पे इनवाइट करने के लिए। देखें मुश्किल का सबसे आसान हल तो ब्लेम है, तो इसलिए दूसरे को लगता है कि ये इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है और मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। और वर्क टीम इसी वजह से रखी गई है कि बैलेंस तो मुश्किल है करना, क्योंकि हमारा जो 80% ऑफ आवर लाइफ है इज़ डेडिकेटेड टूवर्ड्स प्रोफेशंस। तो उस प्रोफेशन में जब ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी 80-20 पे आ गई है, तो इसमें आप अपने लिए पीस कहाँ से निकालेंगे और अपने लिए कम से कम ब्रीथिंग की स्पेस आपने कहाँ से निकालनी है। तो मुझे लगता है कि ये इट्स नॉट अबाउट ब्लेमिंग और इट्स नॉट अबाउट कि तुम ज़्यादा मुश्किल में हो या मैं ज़्यादा मुश्किल में हूँ, until we sit together and we decide कि नहीं इसको हल कैसे करना है, rather than keep on saying कि जी आपके पास ज़्यादा मुश्किल है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं अस्मा, लेकिन हल कैसे करना पे भी मैं आना चाहूँगी। महर मुझे बताएं, a lot of times women feel कि I just need to vent, I just need to be heard। तो वो अक्सर यानी जब किसी को अपने मसाइल बता रही होती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनको उसका हल चाहिए होता है, दे जस्ट वांट टू गेट इट आउट ऑफ देयर सिस्टम एंड प्रोसेस इट। इस बारे में क्या कहेंगी कि क्योंकि अस्मा अभी कह रही थी कि हो सकता है द वे मेन लुक एट इट इज़ डिफरेंटली, मे बी दे आर लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड दे नीड हेल्प इन दैट। व्हाट्स द डिफरेंस दैट यू नोटिस? सो आई थिंक इंट्रिंसिकली अगर आप देखें तो ज़्यादातर आई मीन थिंग्स आर चेंजिंग ग्लोबली ऑफ कोर्स, even within the change there are a lot more men in the workspace, right? And in that criteria अगर आप मर्दों को उस काम वाले हिस्से में रखें तो वो generally solution ही ढूंढ रहे होते हैं, right? That's their nature, that's how they get to some place. Women enjoy speaking, like Daniel was saying that he was, you know, that अगर मर्द अपने बारे में बात करें या अपने feelings को इजहार करें तो हो सकता है वो थोड़ा मुश्किल तरीके से लैंड हो। लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो शट द मेन अप एज वेल, राइट? सो औरतें येस दे डू लाइक टू टॉक अबाउट इट एंड आई वुडंट से जस्ट वेंट इट एज वेल। जैसे आपने अभी कहा कि बहुत ही दफ़ा ऐसा होता है कि हम सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं, हम सिर्फ एहसासात को बयान करना चाहते हैं। और वो दोनों तरीके से है, वो दोनों तरीके से है। सिर्फ आप यू नो एंड दिस इज़ प्रॉब्ली समटाइम्स टॉक्सिक एडवाइस एज वेल। जब हम किसी का मसला सुनते हैं या तो हम उसको मिसाल देने लगते हैं कि यार मेरे साथ भी ऐसा होता है, या हम फौरी तौर पे उसका हल तलाश करने की कोशिश करते हैं, फौरन उसके जवाब देने के ऊपर आ जाते हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज़ वी आल्सो फील कि वी आर ऑन अ स्पॉट, यू नो, कि हमसे जवाब मांगा जा रहा है और हमें फौरन कुछ जवाब देना है। अच्छा जी, कॉलर वेट कर रहे हैं और उसके बाद हमने ये बात करनी है कि वन ऑफ द मोस्ट मिसयूज्ड एंड एक्सप्लॉइटेड टर्म्स व्हेन इट कम्स टू योर इमोशनल हेल्थ एंड वेलबीइंग इज सेल्फ केयर। कैसे अपनी केयर करें ये कोई नहीं बताता, और सेल्फ केयरिंग एटीट्यूड होता क्या है। समटाइम्स वी हैव एक्चुअली मिसअंडरस्टूड इट टू यू नो रिटेल थेरेपी कर लो, वेकेशन पे चले जाओ, बबल बात ले लो, म्यूज़िक सुन लो। दिस इज़ नॉट सेल्फ केयर। हाउ डज़ वन टेक केयर ऑफ दिमसेल्व्स, ये हम बात करेंगे पैनल से, लेकिन पहले कॉलर की बात सुन लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिद्धा, मलिक राशिद बोल रहा हूँ। क्या हाल आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मलिक राशिद साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी हेल्थ भी बिल्कुल ठीक है भी। अच्छा, आपको पता है ना, सब यही कहते हैं। जी वो कहते हैं यही है, वो कहते सब यही कहते हैं। पागल जो होता है ना वो कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। मेरा बिल्कुल ये मकसद नहीं था, लेकिन मुझे बताएं कि क्योंकि हम सेल्फ केयर की बात कर रहे हैं, आपकी सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस क्या हैं, आप अपना ख्याल कैसे रखते हैं?
जी देखिए, हर बंदा कहता है यार अपना ख्याल रखिएगा, ये बड़ा कॉमन आजकल फिक्रा बोला जाता है कि अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन थोड़ी सी ऐसा रवैये ऐसे हैं कि इंसान अपना ख्याल बड़ा एंड पे जाके रखता है और बहुत कम रखता है। ज्यादातर तो उससे जो जुड़े हुए रिश्ते हैं बंदा उनको ही देख रहा हुआ होता है। तो लेकिन ये है कि इसके लिए जरूरी है, देखिए आपके इमोशंस हैं, जो आपके जज्बात हैं, वो तभी रिलीफ मिलेगा, उनको कोई ड्रेन मिले, कोई सुनने वाला हो। आपकी जब तक वो बर्डन रहेगा तब तक आप अपने आप को रिलैक्स फील नहीं कर सकते। वो सोल्यूशन तो बाद की बात है। वो क्या कहा जाता था कि जो छोटा बच्चा है जब भी वो आपको से सवाल करता है उसे कभी नो ना कहें, ऑल्टरनेट दें उसको, ताकि वो उसे कोई रास्ता मिल जाए, पैसेज मिलता रहे। वो कहीं अब ताकि उसे कुछ पता चले, उससे फिर उसकी क्रिएटिविटी रुकेगी नहीं कहीं। एब्सोल्युटली। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए और ये शेयर करने के लिए। ये सवाल मैं अस्मा पहले आपके पास ले जाना चाहूँगी। मुझे बताइए कि सेल्फ़ केयर से क्या मुराद है और हर इंसान के लिए, और यकीनन हमारा सोचने समझने दुनिया को देखने का अंदाज़ मुख्तलिफ होगा, हमारे पास कितने पैसे हैं, कितना वक्त है जो हम अपने ऊपर सर्व कर सकते हैं, ये भी मुख्तलिफ होगा। तो फिर सेल्फ़ केयर को कैसे अंडरस्टैंड करें एंड हाउ शुड वी कल्टिवेट इफ़ेक्टिव सेल्फ़ केयर प्रैक्टिसेस? सिद्रा, जो मेरी एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस है उससे मुझे जो समझ आया, जो अपने लिए समझ आती है, वो ये है कि सेल्फ केयर इस आज के दौर में टाइम मैनेजमेंट है और बाउंड्रीज हैं। अगर मैं अपना, हम सब बिजी हैं, किसको ये नहीं कह सकता कि इसके पास कम काम है, वो घर में है, वो बाहर बैठा है, आपके पास इतना काम है, मेरे पास है भी, और ऑल ओवरलोडेड विद वर्क एंड स्ट्रेस या पर्सनल स्टाफ है, जो भी है। तो अगर आपकी बाउंड्रीज क्लियर हैं, किस वक्त किसके साथ मिलना है, क्या कहना है, और अगर यहाँ पर बात हो रही है कि अपनी बात कुछ सुनने वाला हो, कोई कहने वाला हो, लेकिन वो भी तो बहुत सेफ जगह हो ना जहाँ पर आपने बात कहनी है। ऐसे आप हर जगह तो अपने एहसासात का जिक्र नहीं कर सकते, किसी पार्टी में बैठ के किसी जगह। तो ये भी सेल्फ केयर में आता है कि आपकी कितनी बाउंड्रीज हैं, आपने किस पे ट्रस्ट करना है, आपने अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। इस मसरूफियत में जब भी कहते हैं ना अपना ख्याल रखें, तो मकसद ये होता है कि इस मसरूफियत में इन सारी चीजों के साथ अपने आप को आपने प्रायोरिटाइज कैसे करना है। यानी आपका एक्सेलेंट पॉइंट व्हेन यू टॉक्ड अबाउट कि सेल्फ केयर टू यू मींस बाउंड्रीज, इफेक्टिव बाउंड्रीज, जिसमें आप अपने काम, अपनी मसरूफियात, अपने जज्बात, अपने रेस्ट, सब चीज़ों को बैलेंस कर सकें। मेहर, सेम क्वेश्चन, व्हाट डज सेल्फ केयर मीन टू यू एंड हाउ डू वी ब्रिंग सेल्फ केयर टू ईच ऑफ आवर लाइव्स? एंड आई थिंक आई जस्ट कैरी फॉरवर्ड जो अभी इन्होंने बात की, बहुत ही ब्यूटिफुली तरीके से डिस्क्राइब किया। एंड आई थिंक दीज आर सम ऑफ द की टेकअवेज इन सेल्फ केयर। ऑल्सो आई थिंक रिकग्नाइजिंग ऑफ इमोशंस, क्योंकि जब हम इतने थक जाते हैं और इतने आउट ऑफ टाइम होते हैं, हम भाग रहे होते हैं चीज़ों के पीछे, कभी बच्चों के आगे, कभी काम के लिए, कभी डेडलाइंस को मीट करने के लिए, हम एग्जॉस्टेड फील करते हैं, इरिटेटेड फील करते हैं। सो आई थिंक सेल्फ केयर में ऑल्सो बीइंग अवेयर ऑफ आवर ओन इमोशंस एंड आवर ओन बॉडी and limitations and limitations are as essential कि हमें किस वक्त थोड़ा आहिस्ता चलना है, किस वक्त थोड़ा अपने बॉडी को, माइंड को, अपने आप को रेस्ट देना है और किस तरीके से देना है। हर किसी का रेस्ट लेने का और रेस्टफुल मोड में आने का तरीका मुख्तलिफ है। बहुत से लोग टीवी देख के रेस्टफुल फील करते हैं, बहुत से लोग किताब पढ़ते हैं, बहुत से लोगों के लिए वॉक ज़रूरी है। आई मीन वॉक तो वैसे ही सब हम अभी बात कर रहे थे, सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन इट्स टेकिंग दैट टाइम आउट एंड ऑल्सो बीइंग अवेयर। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने बात की ना, दैट ब्रिंग्स टू माई माइंड टू काइंड्स ऑफ एग्जॉस्शन, क्योंकि आपने एग्जॉस्शन का जिक्र किया, और होता भी यही है कि जब हम अपने इमोशंस को इग्नोर कर रहे होते हैं, अपने रेस्ट को, अपने आप को इग्नोर कर रहे होते हैं, तो हम थका हुआ महसूस करते हैं। तानियाल, इससे आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? कई दफ़ा लोग, आप ये देखें कि फिज़िकली वेल रेस्टेड होते हैं, खाना पीना भी सही कर रहे होते हैं, सोते भी हैं, बट दे फील दैट दे आर फटीग्ड। तो हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेंटल फटीग, यानी जज्बाती तौर पे एहसासात के हम ज़मरे में हम थक चुके हैं, या फिर फ़िज़िकली हमें थकन ज़्यादा महसूस हो रही होती है? इसको थोड़ा सा लोग अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि जब कहते हैं ना आपके आसाब जवाब दे गए, ये ही वाले मसले मैं रोज़ सॉल्व कर करके थक गया हूँ, इन मसलों से लड़ लड़ के मैं थक गया हूँ, तो फिज़िकल और मेंटल एग्जॉस्टन में हम कैसे फ़र्क करें?
बहुत अच्छा सवाल है, और महर और अस्मा की बात को मैं सम अप ही करूँगा इस सवाल के अंदर बेसिकली, कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत प्रायोरिटी की है, प्रायोरिटाइज़ करने की चीज़ ज़रूरत है अपनी मेंटल हेल्थ बीइंग को एज इक्वली एज फिज़िकल वेल बीइंग। हम ये करते हैं, अगर हम हेल्थ की बात करें तो एक नेगेटिव स्टिग्मा है ओवरऑल सोसाइटी के अंदर कि हम फिज़िकल हेल्थ की बात कर रहे होते हैं, कार्डियक हेल्थ की बात कर रहे होते हैं, लिवर हेल्थ की बात कर रहे होते हैं, ओवरऑल बॉडी हेल्थ की बात कर रहे होते हैं, ये भूल जाते हैं कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ को असेस करने के लिए जिस तरह फिज़िकल हेल्थ के चेकअप्स होते हैं, इस तरह मेंटल हेल्थ के भी चेकअप्स होते हैं, इस तरह के टेस्ट होते हैं जो आप साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर से कंसल्ट करके अपने मेंटल हेल्थ को असेसमेंट। सो फॉर एग्जांपल दानियाल, अगर कोई शख्स फैसला साजी की अपनी सलाहियत को कम होता हुआ देख रहा हो, यानी उससे डिसीजंस नहीं लिए जा रहे, कंफ्यूजन बहुत है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, या जिसको हम कहते हैं एक्सेसिव क्राइंग, बात बात पे या तो गुस्सा आ रहा है या रोना आ रहा है, भूख या तो बहुत ज़्यादा लग रही है या बहुत कम लग रही है, क्या ये सब खतरे की घंटियाँ, ये सब अलार्मिंग साइंस हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, और दीज आर द कंडीशंस दैट एंड दीज आर द रेड अलर्ट्स दैट यू शुड कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट और अ काउंसलर हु इज एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। दिस इज द हाई टाइम। अस्मा जी, आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं या जो रेफरल्स आते हैं, उनमें से आपने अवेयरनेस लेवल क्या देखा है, यानी उनमें से कितनों को एहसास होता है कि समथिंग इज़ नॉट राइट और मुझे कुछ तब्दील करने की, कुछ बदलने की ज़रूरत है अगर मुझे अपना ख्याल रखना है? सिद्रा जी, जो क्लिनिक की सीढ़ियाँ चढ़ गया, जिसने आके रिसेप्शन पे फॉर्म फिल कर दिया, वो बंदा अवेयर होता है, बल्कि वो होमवर्क भी करके आया होता है। हाँ। मुश्किल ये हो जाती है हमारे साथ कि वो गूगल से कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ के आया हुआ होता है। बिल्कुल सही है। और वो सेल्फ असेसमेंट में या वो नींद की गोलियां ऑलरेडी खाते हुए आए हुए होते हैं। पाकिस्तान में तो वैसे भी फार्मास्यूटिकल में बहुत इजी है ना कि आपको दवाइयां मिल जाती हैं, बाकी दुनिया ये नहीं है। लेकिन चूंकि अब आपको गूगल ने हर चीज बता दी है, आप गूगल डॉक्टर हैं। लेकिन जो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो आप मेंटल एक्सर्शन का बात कर रही हैं ना, जब आप क्लॉग फील करने लगते हैं अपने इमोशन में और आप मेंटली एक्सर्ट फील करने लगते हैं कि मुझसे सही तरीके से क्लियर सोचा नहीं जा रहा, मैं अपने काम पे सुबह जाता हूँ और जाती हूँ और मैं वहाँ पे मेरी प्रोडक्टिविटी लेवल ना सिर्फ मुझे फील हो रहा है बल्कि लोगों को भी फील हो रहा है कि और मेरे में चिड़चिड़ापन है, नींद पूरी नहीं हो रही है, बिला वजह गुस्सा आता है, बिला वजह मैं लोगों के ऊपर डाउन फील करता हूँ, कुछ लोग विड्रॉन में चले जाते हैं, मूड इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होने लगी, कोई भी चीज़ मुझे सेटल फील नहीं कर रही, खुश नहीं हो रही, कोई खुशी की भी बात आती है तो मैं बहुत टेम्पररीली इस चीज़ को फील करता हूँ कि हाँ ठीक है, और फिर मायूसी का दौरा मुझ पे आता है या इरिटेशन है या चीज़ें मुझे लगता है चीज़ें मेरे हाथ से फिसलती जा रही हैं। ये सारे ही रेड फ्लैग। बच्चों पे बिला वजह गुस्सा, अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड या वाइफ में आपका थोड़ा सा मैं चाहूँगी अस्मा जी इसको मज़ीद एक्सप्लेन करें। ख़वातीन के हवाले से जब ये कहा जाता है तो इसी कॉन्वर्जेसन को मज़ीद कॉम्प्लिकेट कर देते हैं हमारे हार्मोन फ्लक्चुएशंस। यानी ये मुझे कहा जा रहा है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, वापस आके ये बात करेंगे कि चाहे PCOS की बात हो, पेरीमेनोपॉजल में कोई खातून हो या PMS हो रहा हो राइट बिफोर हर साइकिल, कई दफ़ा ये जो चिड़चिड़ापन है हम उस पर डाल देते हैं, या फिर हम कहें जी पोस्ट नेटल फटीग है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन है। ऑल दीज टर्म्स आर मेकिंग द अंडरस्टैंडिंग सो मच मोर क्लाउडेड और ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा है। तो इसके बीच में से रास्ता कैसे निकालें, नेविगेट कैसे करें, इस पर बात करेंगे जी। अच्छा जी, साइंस अब आपको बताती है, जैसे अस्मा जी कह रही थी हम गूगल पे बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, तो ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए कहा जाता है कि दे अराउंड द मंथ उनके हार्मोन लेवल्स और उनका जो आउटलुक है ज़िंदगी का वो बदलता रहता है। कुदरत ने उनको ऐसा ही बनाया है। यंग एज में है तो PMS कर सकती है, प्रेग्नेंट हो गई है तो जाहिर सी बात है उस वक्त बॉडी में और लाइफ में हार्मोन चेंजेस आ रहे हैं। इफ़ शी इज़ जस्ट डिलीवर्ड शी कुड बी इन पोस्टपार्टम, उसके बाद उम्र ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके बाद पेरीमेनोपॉज और मेनीपॉज। सो दैट मीन्स दिस होल गेम इज़ पिटेड अगेंस्ट अस। महर, ख़वातीन का मेंटल बैलेंस और पीस तो कभी नहीं आ सकता, इसका मतलब है। You know, I think it's an excellent question and also something कि हम इसके बारे में और बात करना चाहिए कि yes, ख़वातीन के hormones जो हैं वो fluctuate होते हैं। However, according to science, मर्दों के भी fluctuate होते हैं। It's just that कि दोनों मर्द और औरत दोनों के जो hormonal cycles हैं उनमें थोड़ा difference है। Yes, you're absolutely right कि औरतों के जो cycles हैं वो थोड़े different तरीके से आते हैं। And to constantly put the pressure on women कि नहीं ये इसी वजह से है is also somewhat a little bit of a loose end.
इट ब्रिंग्स मी टू अ पॉइंट वेयर आई विल से कि जैसे असमा बता रही थी कि डॉक्टर गूगल की वजह से बहुत से ऐसे लफ्ज़ हैं, फॉर एग्जांपल पेरीमेनोपॉज, इवन पोस्टपार्टम डिप्रेशन अगर आप देखें, या आप PMS देखिए, आप उसी तरीके से आप नार्सिसिज्म देखिए, आप उसी तरीके से डिप्रेशन देखिए, टॉक्सिक रिलेशनशिप देखिए, ऑल ऑफ दीज हैव सर्टेन क्राइटेरियाज व्हिच आर डिस्क्राइब्ड क्लियरली, लेकिन लोगों ने अपने आप को सेल्फ डायग्नोज कर लिया है। बहुत सी दफ़ा पोस्टपार्टम डिप्रेशन नहीं होता है, लेकिन लोग बग़ैर क्राइटेरिया पढ़े अपने आप को डायग्नोज कर लेते हैं एंड दे जस्ट एंड इट बिकम्स अ साइकिल। बहुत सी दफ़ा पेरीमेनोपॉज नहीं होता है और औरतें अपने आप को डायग्नोज कर लेती हैं जस्ट बिकॉज दे हैव एंटर्ड आइदर 40s और बिकॉज इट्स नॉट द एज, एवरी इंडिविजुअल लैंड्स थ्रू दीज स्टेजेस in very different age groups and brackets. तो criteria पता करना is essential and also to go to the right person जिसके पास ये knowledge हो कि वो आपको guide कर सके या facilitate कर सके आपके इन changes में is also कई दफ़ा जो essential. actual मुझे लगता है जिनको कोई तकलीफ़ है या जिनको जिनकी डायग्नोसिस होनी चाहिए, सपोर्ट मिलनी चाहिए, वो तो बेचारे कभी उससे गुजरते ही नहीं हैं। ऑन दी अदर हैंड ये देखिए ये सारे लेबल्स हमने कहा नए हैं, पेरीमेनोपॉजल, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, PMS एट्सेट्रा। ऑन दी अदर हैंड इफ समबडी हैज़ कम आउट ऑफ एन अब्यूजिव रिलेशनशिप, PTSD एक बड़ा कॉमन एक उसके अंदर चीज़ होगी, उसके अंदर खौफ भी होगा या वो शट डाउन भी होगा। उस वक्त हम कहते हैं नहीं नहीं बस जो हुआ गुजर गया, आओ आगे बढ़ो, दूसरी शादी कर लो। बिल्कुल। सो आई मीन इट्स एब्सोल्युटली absurd हाउ वी डील विद दीज थिंग्स। अच्छा यहाँ पे क्योंकि ग्रीफ की भी बात होती है, कुछ आपका लो पीरियड होना वो नेचुरल भी है। मिसाल के तौर पे किसी लव वन को खोना, अचानक से कोई बुरी खबर सुनना, घर में कोई चोरी या हादसा हो जाना, कोई ज़िंदगी को बिल्कुल ऑल्टर बदल देने वाला हादसा हो जाना, उसमें आप अपने आप को येस यू कैन हैव सपोर्ट बट फीलिंग दैट लो या उसमें एंगर फील करना, ब्लू फील करना, ये नेचुरल है। दानियाल, इसको भी अनफॉर्चुनेटली जब हम मेंटल वेल बीइंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर की बात करते हैं ना, हमने मुझे कहीं लगता है कि वो लो फील करने की स्पेस ही कम होती चली जा रही है। हम चाहते हैं हर वक्त हर इंसान बस खुश रहे, ये कितना अनसस्टेनेबल है पॉजिटिविटी। जी दानियाल। हाँ, तो मैं इसमें जो है एक माहिर साइकोलॉजिस्ट एंड्रयू ह्यूबरमैन को कोट करूँगा। I was listening to him. He was telling that these all type of emotions are totally normal with a human being. इन सब को फील करना totally normal है। हमें ये लगता है, अगेन मैं वही स्टिग्मा वाला वर्ड इस्तेमाल करूँगा, आज मैं स्टिग्मा काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये एक स्टिग्मा बन गया है कि इफ़ वी आर फीलिंग लो, इफ़ वी आर फीलिंग नेगेटिव, so we shouldn't express it in the society, within the society. कहीं ना कहीं हमें ये एहसास दिलाया जाता है कि यू आर नॉट, जैसे हमें कहते हैं ना, अभी जैसे मेहर बात करी थी कि आपने अच्छी बीवी होना है, अच्छी बहू होना है, अच्छी बेटी होना है, तो जब आपको कहते हैं ना कि आप लो हैं तो कोई ना कोई माशरे का एक सेगमेंट आपको जज कर रहा होता है कि अरे यार अच्छी बेटी तो बन गई, अच्छी बीवी बन गई, लेकिन देखो अपना ख्याल नहीं रखा। तो इसकी भी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही आ जाती है, देखो तुम यू डिड नॉट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अस्मा, इस गिल्ट के साथ हम कैसे डील करें? यानी ये गिल्ट तो मुझे भी होता है, मैं सारे काम कर लेती हूँ ना, उसके बाद मुझे लगता है आई वाज सो बैड टू माई सेल्फ, आई डिडंट ईट हेल्दी, मैंने एक्सरसाइज नहीं किया, मैं तो अपना ख्याल ही नहीं रख रही हूँ। मुझे लगता है सिद्रा कि ये एक ना प्रोसेस है, अपना ख्याल रखना और दूसरों का ख्याल रखना, अच्छी बीवी बनना, अच्छी बेटी बनना, अच्छी एम्प्लॉय बनना, अच्छी डॉक्टर बनना, कोई इसका एंड रिजल्ट नहीं है। आपको आज मुझे कोई कह दे आप अच्छी साइकोलॉजिस्ट हैं और कल बात खत्म हो गई, नहीं, ये तो कंटिन्यूअस स्ट्रगल है। और जब भी आप इसके लिए मुस्तकिल काम करना पड़ता है, देयर इज नो डेस्टिनेशन फॉर दैट कि जी अब मैं यहाँ पहुँच गई हूँ और अब मैं लो नहीं फील करूंगी और अब मैं हाई नहीं फील करूंगी। और जो हार्मोन्स की आप लोग बात कर रहे हैं, देखिए हार्मोन्स आपके साथ ही रहने हैं ना, उसने कहीं बाहर तो नहीं चले जाना। इट्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी ना, और ये फेजेस में आते हैं मुस्तकिल। आपको सारी जिंदगी अगर आप 60 साल के हैं या 70 के हैं या 40 के हैं तो हर वक्त तो आपके हार्मोन्स ने आपको फ्लक्चुएट नहीं किया। ये चूंकि मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा है, हमारे जैसे भी मेहर भी कह रही है, आई एग्री विद हर, कि इतनी ज्यादा है कि लोग बहुत सी चीजों को जाने समझे बूझे बगैर उसको अपने ऊपर लेबल लगाते हैं। दुनिया हमें एक सर्टेन बॉक्स में देखना चाहती है, सिद्रा ऐसी हैं, वो ऐसी दिखती हैं, वो इतना प्यारा बोलती हैं, वो इतना अच्छा शो करती हैं। अब अगर आप थोड़े दिन आज थोड़ा आपका मूड अच्छा
अच्छा नहीं है या कोई सर्कमस्टेंशियल कोई इशू है, क्योंकि सर्कमस्टेंशियल डिप्रेशन एग्जिस्ट करता है साइंस में हालात और हादसात की वजह से, तो हम कहेंगे कि नहीं नहीं, हम आपको चाहते हैं कि आपकी एनर्जी लेवल वही हो, आपने कुछ स्टीरॉइड्स तो नहीं लिए खुशी और खुशी के, आप इंसान है ना, हम इंसान है, तो और ये कहीं ना कहीं हम अपने आप का वो जो ह्यूमन होने का मार्जिन है वो कम करते जा रहे हैं। अच्छा महर, इस पे आई थिंक ब्यूटिफुली पुट टुगेदर अस्मा, आई कुड नॉट एग्री विद यू मोर। एक और चीज़ महर आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर, मैं ऐसे ही बैठे सोच रही थी कि उसका ऑपोजिट क्या होगा, और इसका जो ऑपोजिट मेरे जहन में आया वो सेल्फ़ लोडिंग है। और मुझे लगता है कि जिस तरह सेल्फ़ लव कांस्टेंट अनफॉर्चुनेटली नहीं है, हम कहीं ना कहीं किसी लेवल पे कहते तो हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन हम हर वक्त अपने आप से मोहब्बत नहीं करते, लेकिन माशाल्लाह सेल्फ़ लोडिंग कांस्टेंट है। यानी कहीं ना कहीं इसका अंडर करंट हर वक्त चलता रहता है, या तो मुझे अपने बाल पसंद नहीं आ रहे होंगे, अपना गुस्सा करना पसंद नहीं आ रहा होगा, अपना कोई रिएक्शन पसंद नहीं आ रहा होगा, या कोई 10 साल पुरानी वाली बात मुझे याद करके ना अपने आप पे उस वक्त गुस्सा आ रहा होगा। How do we control this? Excellent point. And what I'll do is कि मैं आपका जो लफ्ज़ है control, मैं इसको reframe करना चाहूँगी. Okay. There is absolutely no way anybody can control anything. There are certain things in life we can control, right? कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में हो सकती हैं, आज हम क्या पहने, क्या खाएं, कहाँ जाएं, और कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। इसी तरीके से ये इस सेल्फ लोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको बदल सकते हैं। और वो कैसे बदल सकते हैं कि हम अपने जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, उस पर ज़रा ध्यान दें। हम बहुत सी दफ़ा 99% जो लोग जैसे अस्मा बताई थी, आई थिंक सबसे बड़ी बात तो ये, मैं लोगों को कंग्रेचुलेट करती हूँ कि आप आज कमरे में आए हैं और आज आप बैठे हैं। दैट्स द फर्स्ट स्टेप दैट यू टेकन, विच इज़ अ फैंटास्टिक स्टेप, इट्स अ बिग स्टेप, सो कंग्रेचुलेट देम। एंड बट ये जो अल्फाज हैं, मैं हमेशा पास्ट में जीती हूँ, मैं हमेशा इरिटेटेड रहती हूँ, मैं हमेशा गलती कर देती हूँ, मैं गलत लोगों पे भरोसा करती हूँ, गलत लोगों पे मुझे भरोसा करना नहीं आता। अगर हम इन अल्फाजों को उन अल्फाजों में तब्दील करें जो कि थोड़े पॉजिटिव हों, तो आपका अनकॉन्शियस माइंड जो है उन अल्फाजों को का जो न्यूरल पाथवे है, दिस इज़ साइंटिफिकली प्रूवन बाय द वे, कि उसका न्यूरल पाथवे जो है वो चेंज कर देता है। अच्छा, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, आई वांट यू टू टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट दैट। हम अक्सर ये भी बहुत सारे आर्टिकल्स में और एडवाइस में सुन रहे होते हैं, ओ रीवायर योर ब्रेन, एंड आई थिंक यू टॉकिंग अबाउट दैट कि जो न्यूरो पाथवेज हैं ये ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में बदले जा सकते हैं, बिकॉज योर ब्रेन इज़ वेरी प्लास्टिक। बिल्कुल। लेकिन इसकी प्लास्टिसिटी वक्त के साथ साथ और सोसाइटी इस कल्चर में रहने के साथ साथ ख़त्म होती जाती है। हाउ कैन वी रीवायर आवर ब्रेन, और इसमें एग्जैक्टली कितना वक्त लगता है? यू नो, एक बुरी आदत को पकड़ने में या इसके अंदर या पुख्ता होने में कितना वक्त लगता है सिद्रा? 1 सेकेंड, राइट? इट्स लाइक पिकिंग अप दैट सिगरेट, राइट? Yes. Just like that, if we can just let our mind imagine, उसी तरीके से एक अच्छी आदत को पकड़ने में भी उतना ही वक्त लगता है। लेकिन सिर्फ इसमें जो एक कंपोनेंट आपको ज़रूरत पड़ेगी इज़ अवेयरनेस। आधा वक्त जो अल्फाज हमारे मुंह से निकल रहे हैं या जो सोचें हमारे जहन में गर्दिश कर रही हैं, उनका हमें पता ही नहीं होता कि ये हमारे एनवायरनमेंट में अवेयरनेस को अगर हम कॉन्शियसनेस में बदल दें ना, तो वो ज़्यादा बेहतर लगेगा। कि हम अवेयर तो होते हैं, बट हमें कभी कभी हम उसको उस पर हम ध्यान देते हैं। कॉन्शियसनेस का मतलब है कि हम ध्यान ही नहीं देते ना कि हमारे मुंह से निकलता क्या है या क्या हम सोच रहे हैं, और एक तरह से हम सरेंडर कर चुके होते हैं कि शायद यही रियलिटी है। दानियाल, एनी लास्ट वर्ड्स दैट यू वुड लाइक टू लीव अस विद, कि ये आपने भी देखा होगा लोगों को अपना जहन और अपनी सोच को रीवायर करने में कितना अरसा लगता है? जैसे कि महर ने बताया कि इट टेक्स सेकंड्स टू टेक अ बैड हैबिट, तो मैं इस पे ऐड करता जाऊंगा कि 21 डेज़ लगते हैं किसी आदत को चेंज होने में, तो गिव इट सम टाइम, गिव इट अ मंथ। I know it is very difficult, but you can do it. I think this is brilliant advice. वाकई 14 से 21 दिन, इसके ऊपर कई लोगों का अलग अलग थॉट्स हैं, लेकिन 14 to 20 डेज़ यानी 2 से 3 हफ्ते अगर आप किसी नई आदत, किसी नई प्रैक्टिस को कॉन्शियसली अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, तो आप अपनी सोच को, अपने आप को बदल सकते हैं। बट द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इज़ कीप डूइंग द सेम थिंग एंड एक्सपेक्ट न्यू रिजल्ट्स। तो अगर है ना, इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि कुछ तो बदलो यार। हो सकता है गलती करेंगे, बट चेंज थिंग्स अराउंड, टर्न देम अराउंड एंड यू विल फाइंड, यानी ट्रायल एंड एरर से ही आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच अस्मा, मेहर एंड दानियाल, इट वाज अ फैंटास्टिक कॉन्वर्सेशन। एंड टू ऑल माय व्यूअर्स आउट देयर, आई होप आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने
आप को प्रायोरिटाइज़ करेंगे। कहीं ना कहीं अगर आज आप डगर से गिर गए, आज आपने अनहेल्दी खा लिया, एक्सरसाइज नहीं की है या गुस्सा ज़्यादा कर लिया है, देयर इज़ ऑलवेज अ वे बैक ऑन द ट्रैक। इट्स वन स्टेप एट अ टाइम, 20 मिनट्स एट अ टाइम, एंड आई एम श्योर यूल डू ग्रेट। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।